एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भुजांग सर लाइव के चैनल में देखेंगे प्रीलिम्स रेडी का जो आरएफआर मेथड से हम लोग जो टोटल 10 क्वेश्चन पर डे देखते हैं, का जो आज का सेगमेंट है वो हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करते हैं और आप सभी को अ वेरी गुड इवनिंग। साथियों, आज यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस 10 क्वेश्चन में वास्तव में हम लोग देखेंगे कि भाई क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, ठीक है, और इसमें कुछ एमसीक्यू है ना। देखो, एमसीक्यू और पीवाईक्यू में क्या अंतर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जा चुके हैं वो भी मैंने बताए हैं, और एमसीक्यू मतलब हो गया कि उस टॉपिक से संबंधित जो अन्य किताबों में आपको देखने को मिलता है या फिर खुद से भी प्रयास करके बहुत सारे बच्चे जो है कुछ बनाते हैं, तो उसी में जो एमसीक्यू है आपको यहाँ पे टोटल 10 देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें 4 से 5 आपके पीवाईक्यू हों। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब सेगमेंट है, इससे रिलेटेड यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स रेडी यानी कि इस बैच का नाम जो है, जो हमारा चल रहा है उजांक ऐप पे, उसके लिए ये जो है आपका क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हो कि आप प्रीलिम्स क्लियर करो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू को जितना अधिक आप डील करोगे और जितने अच्छे से डील करोगे टॉपिक को पढ़ने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। पाइका विद्रोह के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, पाइका विद्रोह मेनली जो जुड़ा हुआ है वो उड़ीसा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक पाइका विद्रोह है और एक पाइक भी होता है, ठीक है। पाइक वास्तव में झारखंड से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में जो आप स्टेट देख रहे हैं झारखंड, वहां से जुड़ा हुआ ये पाइक शब्द है। लेकिन पाइका जब बोलेगा, और ये ट्राइबल वर्ड है, आप याद रखिएगा, ये ट्राइबल वर्ड है। यहाँ पे कहता है कि पाइका उड़ीसा के गजपति शासकों की किसान सेना थी। पाइका वीर सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में संगठित हुआ। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सत्य है। तो देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने पाइका विद्रोह को अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर ट्राइबल रिवोल्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर आप इस सेगमेंट के जो और छोर हैं उसको ही नहीं समझे हैं कि भाई रिवोल्ट जो है, रिवोल्ट का मतलब क्या है कि केवल 1857 का जो रिवोल्ट हुआ केवल वो क्या नहीं, आपको रिवोल्ट का मतलब समझना होगा कि भारत में किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, आदिवासियों के द्वारा आंदोलन किया, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया। इसी संदर्भ में जो यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा किया गया आंदोलन, तो आप देखते हो झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप थे जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना अपना योगदान दिए। जैसे झारखंड का टाना भक्त है, या फिर बिरसा मुंडा के द्वारा, या सिद्धू कान्हू का संथाल विद्रोह, जिसे कार्ल मार्क्स ने भी अपने पुस्तक में लिखा है। तो इसी में ये पाइका विद्रोह है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। तो देखो, इसका जो आंसर है, यहाँ जो पाइका लिखा हुआ है कि वीर सुरेंद्र शाह के नेतृत्व में लड़ा गया, नहीं, अगर इसका बात किया जाए किनके द्वारा, किनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला, तो बक्सी जगबंधु विद्याधर, क्या हो जाएगा, बक्सी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये चीजें आगे बढ़ी, पाइका विद्रोह, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जितना भी विद्रोह हो रहा है अंग्रेजों के पॉलिसी के विरोध में हो रहा है, जो अंग्रेजों की नीति थी उसके विरोध में ये चीजें चल रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसमें क्या है, सत्य है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आज का सेकंड क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में। आपको मैंने बताया था कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में एक काम ये करना कि भाई जो फेमस पर्सनालिटीज के नाम है उसे आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। जितने भी नेता हुए, जितने भी आंदोलनकारी हुए, जितने भी शहीद हुए हैं, है ना, भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, ये सब जितना आप जान रहे हो, ठीक है। तो आप इनका एक लिस्ट बना लीजिएगा, और अशफाक उल्लाह खां वगैरह, उनका एक लिस्ट बना के आपको क्या करना है, उनके बारे में संक्षिप्त लिख लेना है। कम से कम उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है ना, सुभाष चंद्र वगैरह, सुभाष चंद्र बोस के बारे में।
तो यहीं पे आप देख रहे हो स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको मैंने बताया था कि आर्य समाज की स्थापना कल के क्लास में, आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की जा रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में ये जो समाज की स्थापना हो रही है, आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, क्यों हो रही है? क्योंकि सामाजिक धार्मिक जो सुधार होने थे वो बहुत जरूरी थे उस समय के समाज में, क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा बहुत ज्यादा भारतीय समाज को जकड़ चुकी थी। ऐसे में यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन लोगों ने किया, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दयानंद दयानंद सरस्वती के विषय में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है 1875 में आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा जिसमें वैदिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया। उन्होंने मूर्ति पूजा के विचार को स्वीकार किया। आपको मैंने कल बताया था, जैसे राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे या फिर वो एकेश्वरवाद पे बल देते थे। अब दयानंद सरस्वती का जो सिद्धांत था उसके विषय में आपको बताना है। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कितने सत्य हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती के विषय में, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ बोलता है केवल एक, केवल दो, तीन या कोई नहीं। तो देखना यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना 1875 में इनके द्वारा की गई थी, ये आपका सही है। और सत्यार्थ प्रकाश भी आपका जो है इनके द्वारा लिखा गया था। लेकिन मूर्ति पूजा के विचार को स्वीकार किया नहीं, इन्होंने भी मूर्ति पूजा को क्या किया था? अस्वीकार किया गया था इनके द्वारा। वेदों की ओर लौटो इस तरह का नारा दिया गया था। अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया था, छुआछूत वगैरह को, ठीक है। तो देखो एक कथन जो है और जो कथन दो है ये सही है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं कमेंट करते चले जाएंगे। चलो थर्ड नंबर में देखेंगे, पिथौरा पेंटिंग भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध पेंटिंग है? अब देखो पिथौरा, ठीक है, फिर पिथौरागढ़ का आपने नाम सुना होगा। पिथौरा पेंटिंग जो है वो वास्तव में कहाँ से संबंधित? जैसे आपने नाम सुना होगा भाई कि मधुबनी पेंटिंग ना, तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। पेंटिंग्स का बहुत सारा स्वरूप होता है अलग अलग, है ना। जैसे सोहराय पेंटिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा, सोहराय जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड से, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इस तरीके से यहाँ पूछ रहा है पिथौरा पेंटिंग कौन से स्टेट से रिलेटेड है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं। देखो जो पिथौरा पेंटिंग है, ठीक है, इसमें बहुत बारीकी पे ध्यान रखा जाता है, बहुत बारीकी से पेंटिंग को किया जाता है, ठीक है। और ये मेनली जो जुड़ा हुआ है ये गुजरात से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो 10 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने देखा। अभी हमारे यहाँ उजांग आईएएस एकेडमी में आपको बता दें कि एनसीईआरटी फॉर प्रीलिम्स जो है वो मास्टर एनसीईआरटी इन 100 लेक्चर्स बाइलिंगुअल आपको ये मिलने जा रहा है। और ये जो बैच है शुरुआत के 2000 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं, उजांग आईएएस एकेडमी की तरफ से एनसीईआरटी का जो आपको 100 लेक्चर जो यहाँ पे मिल रहा है ये बाइलिंगुअल मिलेगा। और शुरुआत के केवल 2000 विद्यार्थियों के लिए ये अवेलेबल है मात्र 999 रुपया में, ठीक है। इतना, मात्र 999 रुपया में। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। 100 क्वेश्चन सॉरी 100 लेक्चर जो आपको मिल रहा है, ये लेक्चर्स आपके तैयारी को नया आधार देगा। आपको पता है 2024 में प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का, और ऐसे में ये बैच जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप 8750711100 पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इस चीज को समझिए आप कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये ऐप जो है इसे कैसे डाउनलोड करें, ये कोर्स जो है कैसे परचेज करें। देखो प्ले स्टोर में उजांक ऐप आप लिखोगे और वहां पे आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, यही हमारा ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए, अब यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों की जो बढ़ावा देने का प्रयास करता है उसका प्रावधान करता है? अनुच्छेद 45, 47, 48, 46। आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ये डीपीएसपी से उठाया गया है, ठीक है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये जो है आपके डीपीएसपी जो आप पढ़ते हो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो 45, 47, 48 और 46 ये आपको बताना है 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। देखना, अगर बात किया जाए एसटी, एससी, ओबीसी वगैरह के उत्थान के लिए कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 46। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको पता है 48 में जो पशु हत्या पर रोक की बात की गई है, 47 किस विषय में बात करता है, 45 किस विषय में बात करता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। तो देखो, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपसे वहां पे सवाल पूछा जा सकता है। पॉलिटी से फिर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी कि आपको पता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में समावेशन किया गया, 44वें द्वारा। मौलिक कर्तव्य जैसे ही आपके संविधान में एंट्री मारता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उसके पूरक की भांति ये काम करता है। अगर आप कुछ अधिकार की मांग संविधान से कर रहे हो, देश से कर रहे हो, तो कुछ आपके कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसी संदर्भ में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्था का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? साथियों देखिए, 36 से 51 के बीच में आपको पता है डीपीएसपी की चर्चा की गई है आर्टिकल 36 51 में। 51 नंबर का जो आर्टिकल है वो किस चीज की बात करता है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति की बात करता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। अगर हम बात करें 51 ए क्या कहता है, तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये चीज मौलिक कर्तव्य में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसी चीज को हम खोजेंगे संविधान में कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल 51 में लिखा गया है। अगर बात करें आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है, तो 50 में लिखा गया है भाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का अपना अपना एरिया है काम करने का, कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देखा। पॉलिटी से दोबारा एक और क्वेश्चन, ठीक है, राज्यसभा से रिलेटेड। आपको पता है संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, ठीक है। अब ऐसे में जो राज्यसभा है उसे क्या माना जाता है? उच्च सदन माना जाता है। क्या माना जाता है? उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन। लोकसभा को क्या माना जाता है? निम्न सदन माना जाता है, ठीक है। अब ऐसे में ये निम्न सदन तो जरूर है, लेकिन प्रथम सदन है। क्या है? प्रथम सदन है। और उच्च सदन राज्यसभा जरूर है, लेकिन ये द्वितीय सदन है। क्या है? द्वितीय सदन है। तो यहाँ पर उच्च सदन से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 6ठा नंबर जो प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सदस्य का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय वोट से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, 110%, है। चलिए,
भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा के सीटों का आवंटन करती है। इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तीसरी अनुसूची नहीं होगी, ये यहाँ पे चौथी अनुसूची। करेक्ट हो गया ये। राज्यसभा की सीटें राज्यसभा की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर नहीं करती है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। आपको पता है कि राज्यसभा का जो सीट है वो जनसंख्या के आधार पे ही निर्धारित किया जाता है। तो इन तीनों में केवल एक सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 7वां नंबर। हाल ही में खबरों में रहा कपड़गंडा शॉल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। यह निम्नलिखित में से किस स्टेट से संबंधित है? देखो याद रखना, एक जनजाति है डोंगरिया कौंध, ठीक है। क्या नाम है उनका? डोंगरिया कौंध। तो ये जो जनजाति है इनके द्वारा इस शॉल की बुनाई की जाती है, ठीक है। शॉल की बुनाई की जाती है। अब ये डोंगरिया कौंध अगर आपको पता है किस स्टेट से रिलेटेड है तो आप इसे आराम से बना लोगे। देखो ये उड़ीसा से रिलेटेड है ना, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। नवीन पटनायक वहां के क्या है? अभी मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा। इसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कहता आईडेक्स यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह 2022 में शुरू की गई रक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है। आईडेक्स का उद्देश्य भारत में रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में एक अभिनव वातावरण विकसित करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 8वां नंबर प्रश्न है, क्या हो जाएगा? देखो जो आईडेक्स का प्रारंभ किया गया ना, वो 2022 में नहीं 2018 में किया, ठीक है। तो पहला जो कथन है यहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरा कथन है वो क्या है? इसका करेक्ट है। भाई आईडेक्स का जो उद्देश्य है वो क्या है? भारत में जो नवीन अनुसंधान है रक्षा के क्षेत्र में उसी को आगे बढ़ाना, उसके लिए इनोवेटिव सोच को आगे बढ़ाना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। केवल 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे आज का 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेशों में कोई भी एसटी निवास नहीं करता है? यानी कि यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन सवाल किया गया है। यहाँ पे आपको हमने ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बताना है कि सिटी ट्राइब का जो जनसंख्या है वो बिल्कुल। लक्षद्वीप, अभी आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का ही यात्रा किया था, ठीक। दादर नगर हवेली यानी कि ये बात महाराष्ट्र की हो रही है। चंडीगढ़, ये बात आपकी कहाँ की होगी? हरियाणा। और दिल्ली, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कोई भी एसटी निवास नहीं। सही कोड का चयन करना है। 9वें नंबर का कमेंट कीजिए आंसर, है 9वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? देखो इस तरह के प्रश्न में याद रखिए यहाँ जो पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि दिल्ली में एसटी ना हो, निवास ना करते हो, ठीक है। चंडीगढ़ लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर नहीं निवास करते हो, ठीक है। यहाँ पे भी करेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोई भी एसटी नहीं निवास करते हैं,
तो यहाँ आपको सोचने की जरूरत है, लक्षद्वीप में भी करते हैं, दादर नगर हवेली में भी करते हैं, चंडीगढ़ में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ रहेगा उपरोक्त में से सभी, तो नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ हर जगह जो है शेड्यूल ट्राइब तो निवास करते ही हैं, ऐसा बोलना कि नहीं करते ये गलत हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत की श्रेणियां ना होती, अगर वर्तमान भारत में जो आप देखते हो हिमालय की ऊंची पर्वत अगर वो ना होती तो क्या होती? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर वो नहीं होता तो रूस के साइबेरिया से जो चलने वाली ठंडी हवाएं हैं वो सीधा कहाँ प्रवेश कर जाती? भारत के गंगा के मैदान में, समस्त प्रायद्वीपीय भारत में। दूसरा, वर्तमान में जो आप सिंधु गंगा का इतना समृद्ध जलोढ़ मृदा का क्षेत्र देखते हो वो भी क्या होता? नहीं होता। ठीक है, और मानसून का जो अभी का प्रतिरूप आप देख रहे हो वो भी मौजूद नहीं होता। इसलिए हिमालय का क्या है, बहुत बड़ा रोल है अपने जीवन में। जो आप देखते हो हरियाली को, यानी कि पूरे भारत में हिमालय अगर ना होता ये उत्तर में, तो आप इस क्षेत्र को पूरा बंजर देखते, क्योंकि साइबेरिया की पूरा हवाएं क्या करती, पूरा इसे ठंड प्रदेश में तब्दील कर देती। दूसरा, मॉनसून का प्रवेश होता लेकिन सीधे चाइना तरफ चला जाता, पाकिस्तान। ये हिमालय ही है जो इसे रोक के रखता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो भाई ये तीनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।